ठीक है जी। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में सियासी रण दिन पर दिन तेज होता जा रहा है और वहां पर आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी एक सूची जारी कर दी है। अभी लगभग 50 प्रत्याशी और आने हैं कांग्रेस के। लेकिन बीजेपी जो है उसकी कोई सूची प्रत्याशियों की अभी नहीं आई है। दिलचस्प बात यह है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ेंगे चौथी बार। और उनके सामने कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को। तो देखने वाली बात यह है कि ये चर्चा चल रही है इस वक्त कि क्या बीजेपी जो है केजरीवाल के सामने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को प्रत्याशी बनाएगी। और अगर ऐसा होता है तो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे केजरीवाल के सामने मैदान में होंगे। तो क्या केजरीवाल चौथी बार भी शानदार ढंग से जीत दर्ज करेंगे या परास्त हो जाएंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि केजरीवाल अपनी सीट हार जाएंगे और आम आदमी पार्टी रिपीट कर जाएगी, या फिर ऐसा हो जाएगा कि वहां पहले 3 बार की तरह इस बार भी केजरीवाल जबरदस्त बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इन सारे सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। अ, आप देख रहे हैं कि बीजेपी की लिस्ट नहीं आई, कांग्रेस की लिस्ट आ जी गई, एक आम आदमी पार्टी की लिस्ट आ गई। तो सबसे पहले मैं इस पर बात करना चाहूंगा आपसे कि आप बताइए कि बीजेपी की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है। देखो डॉक्टर साहब, जिसे डर लगता है या जो असमंजस की स्थिति में रहता है वो क्लियर नहीं कर पाते। और दिल्ली हम देख रहे हैं 2013 से लेकर 2020 की अगर बात करें, इस बीच में 3 बार विधानसभा चुनाव हुआ। और तीनों बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में वहां नाकामयाब रही। इस बार की दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी ने तमाम अपने 70 की 70 विधानसभा की सूची घोषित कर दी। और एक बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने 14 लोग ऐसे हैं जिनको चौथी बार प्रत्याशी बनाया है, और वो लोग चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये और ऐसे बीजेपी के पास ही बहुत सारे चेहरे होंगे। कम से कम अगर वो 70 सीटों पर चुनाव प्रत्याशी घोषित ना करते तो कम से कम जो उनके अच्छे चेहरे हैं, जिन पे विश्वास करते हैं कि जीत सकते हैं या जिन्हें मैदान में जरूर उतारना, उनके नाम तो उतार सकते थे। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी अभी तक 21 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तमाम लोग भी चुनाव लड़ने की तैयारी में लग भी गए हैं। और आप देखो, मैं सबसे पहले आपको ये नाम बताना चाहूंगा, 14 नाम आम आदमी पार्टी के डॉक्टर साहब, जिन्हें जो चौथी बार चुनाव लड़ेंगे, जिन पर विश्वास किया अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने। मादीपुर चुनाव विधानसभा से राखी बिरला चौथी बार चुनाव लड़ेंगी। दूसरा, मॉडल टाउन से अखिलेश त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। इसमें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हैं, सदर पहाड़गंज से सोमदत्त हैं, तिलकनगर सीट से जर्नैल सिंह हैं, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज हैं, शालीमार बाग से वंदना कुमारी हैं, संगम बिहार से दिनेश मोहनिया हैं, बादली से अजीत यादव है, शकूरपुर बस्ती से सत्येंद्र जैन हैं, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती हैं, बुराड़ी से संजीव झा हैं, और करोल बाग से विशेष रवि। ये 14 नाम वे हैं डॉक्टर साहब जो इस बार चौथी बार चुनाव लड़ेंगे, जिन पर पूरा विश्वास है कि ये चुनाव, हार जीत तो बाद की बात है, लेकिन ये बहुत विश्वसनीय चेहरे हैं। और जो 70 विधानसभा सीटों पे जो नाम घोषित किए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं कि जहां पति का टिकट काट दिया उसने पत्नी को टिकट दे दिया, कहीं है कि पिता का टिकट काट दिया तो पत्नी को टिकट दे दिया। अल्टीमेट ये कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह तैयारी आम आदमी पार्टी की है, मुझे अभी तक लग नहीं रहा कि बीजेपी या कांग्रेस की अभी इस पैमाने पर तैयारी हो। आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में चुनाव तक 65,000 सभाएं करने की घोषणा की है। जब मोदी जी ने ये कहा कि भाई ये रेवड़ी बांट रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर लोगों से पूछने का मन बनाया कि 60 से 65,000 सभा करेंगे और लोगों से पूछेंगे क्या बिजली का बिल कम करना रेवड़ी है,
क्या पर्याप्त पानी देना रेवड़ी है, इस तरह के जो भी क्या बुजुर्गों को अगर टूरिस्ट यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या रेवड़ी है, इन सब मुद्दों को लेकर लगातार सवाल खड़े कर दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने। और लगातार वो हर विधानसभा में जा रहे हैं, हर विधानसभा में रैली हो रही है। जो उनके स्टार प्रचारक हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सौरभ श्रीवास्तव हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, लगातार 12 से 14 घंटे लगातार वो प्रचार प्रसार में दिल्ली में लगे हुए हैं। अभी हमें लग नहीं रहा कांग्रेस की ओर से, बीजेपी की ओर से या और भी राजनीतिक दल जिनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, कोई अभी ऐसे नजर नहीं आ रहा प्रचार प्रसार के लिए। अभी हमें प्रचार प्रसार में लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार में जुड़ी है। बीजेपी की क्या रणनीति है अभी कुछ सामने आ नहीं रहा। हालांकि ये मलाल भी है बीजेपी में प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को कि उन्होंने वो राज्य जीत लिए जिन राज्यों को भी बीजेपी नहीं है, लेकिन जिस लुटेन जोन में वो बैठे हैं वहां 2013 से अभी तक वो आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाए। कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतार दिया चुनाव मैदान में केजरीवाल के जी सामने। क्या लगता है जी। आपको कि क्या संदीप दीक्षित केजरीवाल को हरा देंगे? और अगर प्रवेश वर्मा भी इसी सीट से आ जाते हैं तो कितना दिलचस्प मुकाबला होगा ये? देखो डॉक्टर साहब, अगर मैं 3 चुनाव की बात करूं अतीत की, तो जब 2013 में पहली बार चुनाव हुआ, मतलब जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तो तब आम आदमी पार्टी को 29.17% वोट शेयर था उसका, आम आदमी पार्टी का, और 28 विधानसभा सीटें जीती थी। जब हम 2015 की बात करें तो 2015 में 54% जो वोट शेयर था वो आम आदमी पार्टी की ओर था, और 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी के पास थी। जब हम 2020 की बात करते हैं तो 2020 में भी 53% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पास था, और 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी लेने में कामयाब रही थी। जहां तक नई दिल्ली से संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा का मामला है, तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने उस सीट से शीला दीक्षित को हराया। उसके शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, और वो एक ऐसी, मतलब उनका इतिहास में भी नाम दर्ज है कि आज तक के इतिहास में जो 3 बार सरकार तो बनी आम आदमी पार्टी की भी, लेकिन 3 बार पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ शीला दीक्षित के पास है। और 2013 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था। तो मुझे लगता नहीं कि शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल को इस दौर में हरा सकते हैं। और जहां तक प्रवेश वर्मा का मामला है, तो प्रवेश वर्मा की कुछ पर्टिकुलर सीट तो हैं जिन पर्टिकुलर सीट पे वो बीजेपी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। वो जो उनकी अपनी परंपरागत सीट है, या जो उनकी जो लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है, उनमें किसी सीट पर तो करिश्मा कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा या संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल को हराने की स्थिति में हो। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो दोनों चुनाव लड़ेंगे तो इसका लाभ कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जरूर मिल सकता है। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके रुख से क्या फर्क पड़ेगा, खास तौर पर समाजवादी पार्टी का रुख? डॉक्टर साहब, जब से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में चूंकि सपा कांग्रेस का गठबंधन था, और इसीलिए ये 43 सीट जीतने में दोनों दल कामयाब रहे। जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं, और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों का चुनाव का मामला हो, या हरियाणा के विधानसभा चुनाव का मामला हो, जो कि हरियाणा में कांग्रेस और कांग्रेस में थी, उन्होंने सपा को कोई टिकट नहीं दिया, कोई कोई सीट नहीं दी, गठबंधन नहीं किया अपने साथ। हमें लग रहा वही कहीं गुस्सा था, इसीलिए उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर सपा ने कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी। और अब जिस तरह संसद में दोनों दल अलग अलग बैठते हैं, दोनों के दल में, दोनों के बीच में जो 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 फासले हुए हैं, उससे लगता है। और अभी 2 दिन कल अखिलेश यादव ने घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जिताओ, हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। तो अखिलेश यादव के बयान से लग गया कि इंडिया गठबंधन है उसमें दरार पड़ गई है, और समाजवादी पार्टी का रुख दिल्ली में कांग्रेस की तरफ नहीं, आम आदमी पार्टी की ओर होगा। हाँ, उन्होंने ये भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी दिल्ली चुनाव नहीं लड़ेगी। और अब जी जी। देखने वाली बात यह है कि मायावती क्या फैसला लेती हैं, या बहु अब आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद क्या फैसला लेते हैं दिल्ली को लेकर के। अगर ये दोनों दल भी वहां प्रत्याशी उतारते हैं तो ये निश्चित तौर पे केजरीवाल के लिए थोड़ा परेशानी वाली बात हो सकती है, या इससे बीजेपी को नुकसान होगा?
डॉक्टर साहब 3 बार की अगर बात करें तो मायावती तीनों बार चुनाव लड़ी। मायावती मतलब बहुजन समाज पार्टी 2013 में चुनाव लड़ी इंडिपेंडेंट, 2015 में भी लड़ी, 2020 में भी लड़ी। जब जब वहां बसपा चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को कम, बीजेपी को ज्यादा होता है। मतलब अभी तक के मैं 3 बार के चुनाव के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। अगर अभी तक बसपा के नुकसान हुआ, बीजेपी को हुआ है, आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। अगर आजाद समाज पार्टी भी आ जाती है, चंद्रशेखर भी अपने प्रत्याशी उतारते हैं, तब हाँ, आजाद समाज पार्टी भी अगर आती है तो जो वोट बैंक बसपा का था वही वोट बैंक पे हमें लगता है आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो रिजल्ट अब तक के आए हैं, मतलब जो प्रमाणित है अब तक के रिजल्ट आए हैं, ऐसा भी सामने आ सकता है। पर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का बहुत सॉफ्ट नजरिया है अरविंद केजरीवाल, सॉरी, चंद्रशेखर आजाद को लेके। हमें लगता है कि वहां चंद्रशेखर आजाद संभवतः अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस को लेकर सो नेचर रहेगा। हो सकता है कि कांग्रेस से गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ ले। ऐसी कुछ बातें आ रही है पब्लिक डोमेन में, हालांकि ये सार्वजनिक नहीं है अभी, कोई ऐसा क्लियर कोई बयान भी नहीं आया। लेकिन ये कहा जा रहा है, जो पब्लिक डोमेन में बात चल रही है, कि इस बार दिल्ली में आजाद समाज पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से आम समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट का ऐलान किया है, तो उससे ऐसी संभावनाएं तो बढ़ेंगी ही कि मुस्लिम मतों का जो रुझान है वो केजरीवाल की तरफ ज्यादा रहे। क्योंकि ये दरअसल डॉक्टर तस्वीर साहब तो दिल्ली में, साफ है कि बीजेपी को दिल्ली में आने से केजरीवाल ही रोक सकते हैं। अभी कांग्रेस, आसपा या बसपा इस सिचुएशन में नहीं है, और समाजवादी पार्टी तो चुनाव से हटी गई है। तो वहां सरकार बनाने में अगर कामयाब हो सकते हैं तो केजरीवाल ही हो सकते हैं। ये जो परसेप्शन है, ये मुस्लिम मतों को केजरीवाल की तरफ शिफ्ट करने में मददगार होगा। देखो डॉक्टर साहब, अभी से पहले अभी अभी भी ये स्थिति है, जो दिल्ली में जितने परसेंटेज भी वहां अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, तो मुस्लिमों का रुझान ज्यादातर अभी भी आम आदमी पार्टी की ओर स्वतः है, अपने आप ही है। इसमें बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी का कुछ ऐसा वहां होगा नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का दिल्ली में कोई जनाधार भी नहीं है। तो वहां ये मानता भी है, जो दिल्ली का मुस्लिम है वो मानता है कि अगर बीजेपी को हरा सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी हरा सकती है। इसी यही वजह है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो वहां कांग्रेस की ओर बहुत कम संख्या में है। ये अलग बात है कि कांग्रेस का लंबे समय शासन रहा, लेकिन जो आज के जो मौजूदा हालात हैं उसमें आम आदमी पार्टी के साथ मुस्लिम बड़ी संख्या में है। और उसे लगता भी है कि आम आदमी पार्टी का जो कैडर है वही भाजपा को हराने में कामयाब भी हो सकता है। बशर्ते अगर हम सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इन कांग्रेस का वह बहुत ज्यादा संख्या में जो उसका जनाधार है वो हुआ है। और आप ये माने कि जो जनाधार कांग्रेस का था 2013 के बाद में, जब से मूवमेंट चला 2012 से, वो सारा जनाधार अब आम आदमी पार्टी के पास है। ये जो फैसला है अखिलेश यादव का, क्या इससे कहीं ऐसा नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन का वजूद अब खतरे की तरफ है? ये तो है। और हमें लग रहा है कि डॉक्टर साहब, जिस तरह के हालात इस समय बन रहे हैं, जिस समय लगातार अभी तक इंडिया अलायंस के मुखिया राहुल गांधी को एक्सेप्ट किया गया था, उससे पहले जब नीतीश कुमार की बात हुई थी, और अब एक एक पिछले एक सप्ताह से जो रणनीति बनी है, अब ये मानने लगे कि इंडिया अलायंस के जो मुखिया के तौर पर ममता बनर्जी को आगे लाया जाए। तो कहीं ना कहीं सपा हो, चाहे चाहे सपा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू यादव हो, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि जिस तरह ये, नो डाउट, अब कांग्रेस का वजूद बढ़ा है, कांग्रेस का जो परसेप्शन है वो भी बदला है इस समय। और जब से प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद बन के आई है, जिस तरह वो संसद में दहाड़ रही है, तमाम मुद्दों को उठा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका दर्द अखिलेश यादव में है। प्रियंका गांधी के लगातार बोलने से इशू, वहां जो इशू उठा रही है, तमाम इशू पे बात कर रही है, वो ललकार रही है भाजपा को, देश के प्रधानमंत्री को। तो हमें लग रहा है कि जब से वायनाड जीत का आई है तब से ज्यादा दर्द है। और अखिलेश यादव थोड़े खपा भी हैं कांग्रेस से। तो इंडिया अलायंस तो आप माना जाए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये जो प्रस्ताव है, अगर लोकसभा के दोनों सदनों से पास होता है, और ये माना जाए कि 2029 में लोकसभा का चुनाव
वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर होगा देश का इलेक्शन, तो हमें लगता है कि इंडिया अलायंस वहां वजूद में नहीं होगी। एक तीसरा मोर्चा बनेगा जो इंडिया अलायंस के बाद में वजूद में आ सकता है, जिसमें छोटे छोटे दल मिलने की संभावना है। अभी से ये तो आप क्या मान लो कि जिस तरह की ये बातचीत चल रही है, जो लगातार उधेड़ बुन चल रही है कांग्रेस को लेके, तो हमें लगता है कि इंडिया अलायंस का जो अस्तित्व है वो हमें लगता है कि अब खतरे की तरफ है। तो ये देखने वाली बात होगी, दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया अलायंस का भी भविष्य तय होगा। और दिल्ली चुनाव ये भी तय करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो अपना जादू चला पाते हैं दिल्ली में कि नहीं चला पाते, या केजरीवाल चौथी बार भी अजेय रहते हैं। ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक या एजुकेशन को लेकर जो काम किया है, स्कूलों में रिफॉर्म्स को लेकर, बिजली, सस्ती बिजली, सस्ता पानी, इनको लेकर के जो काम किया है वो निश्चित तौर पर रिमार्केबल है, उसका एक बड़ा असर वहां पर है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उधर लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो बहुत अहम है, और दिल्ली में क्राइम लगातार बढ़ा है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मा होम मिनिस्ट्री का है, वहाँ की पुलिस होम मिनिस्ट्री के सुपरविजन में आती है। तो लगातार उसको मुद्दा बना रहे हैं केजरीवाल और लॉ एंड ऑर्डर को। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस करवट बैठता ऊंट, दिल्ली की सियासत किस तरफ जाती है और दिल्ली के दिल में क्या है, जल्दी पता चलेगा। हम और बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। बहुत जल्दी हम कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करेंगे दिल्ली चुनाव पर। धन्यवाद, नमस्कार।